5.8 अन्य कहानियों। शतरंज के खिलाड़ी। यह कहानी लखनऊ के दो नवाबों मिर्जा सज्जाद अली तथा मीर रोशन अली के बारे में। दोनों शतरंज के खिलाड़ी हैं। दोनों को शतरंज खेलने की लत है। जब इनके घर में लोग नाराज होकर इन्हें घर से निकाल देते तो ये शहर के एक कोने में खंडहर में जाकर शतरंज खेलने लगते हैं। उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना लखनऊ में प्रवेश करती है। वाजिद अली शाह को पकड़ कर ले जाती है। दोनों इस दृश्य को देखते रहते हैं किंतु कुछ नहीं करते। थोड़ी देर बाद दोनों में खेल को लेकर झगड़ा होता है और इतना बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे की जान ले लेते हैं। दरअसल यह कहानी लखनऊ के नवाबों पर एक करारा व्यंग्य है। भाव यह है कि अगर समय रहते सभी लोग अपनी स्वाधीनता का सम्मान करते तो स्वतंत्रता न देखनी पड़ती, किंतु नवाबों की निष्क्रियता ने ऐसा नहीं होने दिया। प्रेमचंद का कथन है कि अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों में एक बूंद न निकला, उन्हें दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा के लिए प्राण दे दिए। नंबर 2 कहानी दूध का दाम। यह दलित समस्या पर लिखी गई एक विशिष्ट कहानी है जिसमें दलितों के शोषण की प्रक्रिया को अत्यंत गहरे स्तर पर देखा गया है। बाबू महेशनाथ के घर एक बेटा सुरेश बोले किंतु उसकी मां का स्वास्थ्य कुछ ऐसा है कि वह अपने पुत्र को दूध नहीं पिला सकती। इसलिए बाबू महेशनाथ अपने एक दलित सेवक गुदड़ की पत्नी भूंगी को निर्देश देते हैं कि वह उनके बेटे को दूध पिलाएगी। भूंगी का बेटा मंगल है, वह अपने बेटे को प्राय दूध नहीं पिला पाती। सुरेश उसका पूरा दूध पी जाता है। आगे चलकर गुदड़ एवं भूंगी मर जाते हैं और मंगल अनाथ हो जाता है। एक बार सुरेश एवं मंगल में छोटा मोटा झगड़ा होता है जिसमें गलती सुरेश की है, पर उसके माता पिता मंगल को धुतकार देते हैं। मंगल एक कुत्ते टॉमी के साथ जूठे पतलों में भोजन करता है। प्रेमचंद ने दिखाया कि दोनों की हालत एक जैसी ही। अंत में मंगल की टिप्पणी की है, लोग कहते हैं दूध का दाम कोई चुका नहीं सकता और मुझे दूध का दाम मिल रहा। अगली कहानी गुल्ली डंडा। यह कहानी मध्य वर्गीय व्यक्तियों के अकेले एवं संबंधहीन हो जाने के बारे में है और इस दृष्टि से इसमें नई कहानी आंदोलन की कहानियों की पूर्व झलक दिखाई पड़ती है। इसमें दो चरित्र हैं, मैं और गया। दोनों बचपन में गुल्ली डंडा खेला करते थे। मैं मध्यम वर्ग का व्यक्ति है जो बाद में बड़ा अधिकारी बन गया, जबकि गया एक दलित है जो गांव में साधारण जिंदगी जीता रहा। एक बार मैं गांव में आया, उसने गया को गुल्ली डंडा खेलने के लिए बुलाया। गया चाहकर भी मैं के साथ सहज नहीं हो पाया और जानबूझकर हारता रहा और अंतराल और असहजता पर यह कहानी केंद्रित है। मैं सोचता है कि मैं अब अफसर हूं। यह अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई है। अब मैं उसका लिहाज पा सकता हूं, अदब पा सकता हूं, साहचर्य पा नहीं सकता। यह पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया के योग्य हूं। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया। अगली कहानी नया विवाह। इस कहानी में बेमेल विवाह से उत्पन्न होने वाले व्यभिचार की समस्या को उजागर किया है। लाला डंगामल की पहली पत्नी लीला है, जिसका सौंदर्य कम होने के कारण अब डंगामल उसे ऊब गया है। वह कम उम्र की लड़की की आशा से दूसरी शादी कर लेता है। वह लगातार कोशिशें करता है कि आशा को अपने प्रति आकर्षित कर सके,
किंतु उम्र के अंतराल के कारण आशा के मन में ऐसा कोई भाव पैदा नहीं होता। इसके विपरीत उसे डंगामल के युवा नौकर जुगल के प्रति आकर्षण महसूस होता है। प्रेमचंद ने इस विचलन को अनैतिक कहने के बजाय परिस्थितियों के स्वाभाविक परिणाम के तौर पर देखा है। अगली कहानी गिला। गिला यह एक विशेष प्रयोग धर्मी कहानी है जिसमें न घटनाएं हैं, न ही कोई निश्चितता तथा न ही कर्म। इसमें चेतना प्रवाह शैली के माध्यम से एक पत्नी के मन में उठने वाले भावों तथा विचारों का लंबा प्रवाह मात्र है। कहानी का मूल भाव यह है कि पत्नी को पति से बहुत सी शिकायत है, किंतु सारी शिकायतों के बावजूद वह उसके बिना रह नहीं सकती, क्योंकि दोनों में एक दूसरे के साथ ऐसा समायोजन विकसित हो गया जो अब किसी और के साथ नहीं हो सकता। वह सोचती भी है कि हम दोनों की प्रकृति में कुछ ऐसी समानताएं व्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई हैं, मानो किसी मशीन के कल पुर्जे घिस घिस कर फिट हो गए और एक पुर्जे की जगह दूसरा पुर्जा काम न दे सके, चाहे वह पहले से कितना ही सुडौल और नया था सुदृढ़ क्यों न हो। यस। अगली कहानी सभ्यता का रहस्य, जब मेरे ख्याल में चल रही थी यहाँ। इस कहानी में एक जज साहब के भ्रष्टाचार और एक गरीब व्यक्ति द्वारा की गई चोरी की तुलना करते हुए प्रेमचंद ने प्रश्न उठाया कि वास्तविक रूप में कौन सभ्य है। राय रतन किशोर नामक एक जज नकली यात्राएं दिखाकर सरकार से ऐसा पैसा वसूलते हैं, लूटते हैं और एक कातिल की जमानत के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हैं, पर इन बातों को छिपाकर सभ्य बने रहते हैं। दूसरी ओर दमड़ी घसियारा, जो कि एक बेहद गरीब व्यक्ति है, जब एक रात अपनी नौकरी से अनुपस्थित रहता है तो जब जज साहब उसके 2 रुपए काट लेते हैं। दमड़ी मजबूर होकर अपने बैलों के लिए चारा चुराता है, किंतु पकड़ा जाता है। जज साहब केवल यह साबित करने के लिए कि वह अपने परिचितों के से भेदभाव नहीं करते, उसे 6 महीने की कैद भी सुना देते हैं। प्रेमचंद की टिप्पणी है कि आप बुरे से बुरा काम करें, लेकिन आप उस पर पर्दा डाल सकते हैं तो आप सभ्य हैं, सज्जन हैं, जेंटलमैन हैं। अगर आप में यह सिफ्त नहीं है तो आप असभ्य हैं, गंवार हैं, बदमाश हैं। यही सभ्यता का रहस्य है। अगली कहानी मुफ्त का यश। इसमें प्रेमचंद ने बताया कि अगर किसी को बिना कुछ किए प्रशंसा मिल रही है तो वह उसे स्वीकार करने के लालच से बच नहीं पाता। बलदेव सिंह ने मैं से कहा कि आप कलेक्टर साहब के पास जाकर कृपया मेरी यह सिफारिश कर दीजिए। मैंने कलेक्टर से नहीं कहा, पर संयोग से वह काम अपने आप हो गया। बलदेव ने यह सोचकर कि काम मैं की सिफारिश से हुआ, जब मैं को धन्यवाद दिया तो उसने ईमानदारी से नहीं बताया कि उसने सिफारिश नहीं की, बल्कि ईमानदारी को बड़ोरता रहा, और इसी को प्रेमचंद ने कहा है मुफ्त का यश। रानी सारंदा 1910 ईस्वी में लिखी गई यह कहानी राजपूतों के वीरता के गुणगान से संबंधित है। इसमें सारंदा नाम की राजपूत स्त्री अपने भाई अनिरुद्ध सिंह और पति चंपत राय को मुगलों के सामने झुकते हुए देखकर धिक्कारती है और आत्मसम्मान के लिए युद्ध लड़ने की प्रेरणा देती है। अंतिम स्थिति में जब उनकी हार तय हो जाती है तब सारंदा अपने पति के आग्रह पर पहले तलवार से उन्हें मृत्यु प्रदान करती है, फिर खुद को मार लेती है। प्रेमचंद उसकी तारीफ में कहते हैं कि सारंदा आन पर जान देने वालों में थी। इस कहानी में प्रेमचंद का आदर्शवाद प्रभावी दिखाई देता है। निमंत्रण कहानी अगली। निमंत्रण यह कहानी 2 ब्राह्मणों पंडित मोटेराम शास्त्री और पंडित चिंतामणि के लालच के बारे में, जो हमेशा इस ताक में रहते हैं कि उन्हें भोजन के लिए बुलाया जाए। हास्य व्यंग्य से भरी इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने कुछ आडंबरों पर करारी चोट की है।